एक ऐसा दौर है ये जिसमें ईरान अपनी पूरी ताकत झोंकने वाला है। दरअसल अब जंग का प्रॉक्सी चरण शुरू हो चुका है। माना जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच फिर हमले शुरू होते हैं तो प्रॉक्सी संगठन भी युद्ध में उतरेंगे और उनका प्राइमरी टारगेट सऊदी अरब होगा। इसका पहला ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है। हूती और इराक में मौजूद ईरान समर्थित मिलिशिया संगठनों ने सऊदी अरब पर हमले किए। आखिर ईरानी प्रॉक्सी के टारगेट पर सऊदी क्यों? मुस्तफा का प्लान क्या है? आइए आपको इस पहली रिपोर्ट में दिखाता हूं। यह जंग शुरू हुई इराक में पीएमएफ के हेडक्वार्टर पर हमले के बाद। अमेरिका और सऊदी अरब ने यहां संयुक्त एयर स्ट्राइक की। सबसे बड़ा हमला बसरा में किया गया, जहां मुख्य हेडक्वार्टर और हथियार डिपो को उड़ा दिया गया। इसके बाद ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन ने सरप्राइज अटैक किया। ईरान ने जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी एयरबेस पर हमले किए तो वहीं पीएमएफ ने सऊदी अरब के पूर्वी हिस्से में डिसैलिनेशन प्लांट्स को टारगेट करने की कोशिश की। पीएमएफ की तरफ से जवाबी हमलों में ड्रोन दागे गए, लेकिन कहानी सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हुई। इसी बीच हूती भी एक्टिवेट हो गया। हूती ने लाल सागर में सऊदी अरब के शिप पर हमले किए, साथ ही सऊदी अरब की धरती पर भी मिसाइलें दागी। यानी बीती रात हमलों में शामिल होने की वजह से सऊदी अरब, ईरान और प्रॉक्सी संगठनों का प्रमुख लक्ष्य बन गया। अगर स्ट्राइक फिर शुरू होती है तो सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 तरफ से उस पर हमले होंगे। आईआरजीसी ने जॉर्डन पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान का दावा है कि 5 बैलिस्टिक मिसाइल मुवफ्फक साल्ती एयरबेस से टकराई। हमलों में बेस पर जबरदस्त नुकसान पहुंचा है, जबकि सेंटकॉम का दावा है कि सभी मिसाइलों को रोक लिया गया। ईरानी हमलों को 100% विफल कर दिया गया। दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादन क्षेत्र है। सऊदी के कुल तेल उत्पादन का 35 से 50% यहां से आता है। इसके अलावा हूती के निशाने पर खुरैस ऑयल फील्ड भी है। इसकी प्रतिदिन तेल उत्पादन क्षमता 1.5 लाख बैरल है। हूती के टारगेट पर अब कैक प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स है। यह तेल को स्थिर करने वाला सऊदी का सबसे बड़ा प्लांट है। यहाँ गैस और पानी को अलग किया जाता है ताकि उसे रिफाइनरियों तक भेजा जा सके। ऑयल फील्ड के अलावा हूती ने बंदरगाहों पर भी हमले की धमकी दी है। उसके टारगेट पर फारस की खाड़ी से सटा रास तानुरा बंदरगाह, यह हॉर्मुज से तेल सप्लाई के लिए बेहद अहम है। यहां से सऊदी अरब एशिया में तेल सप्लाई करता है। हूती की लिस्ट में यानबू बंदरगाह भी शामिल है। यह बंदरगाह लाल सागर में मौजूद है। यहां से सऊदी अरब यूरोप में तेल सप्लाई करता है। सऊदी की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन भी हूती के टारगेट पर है। इस 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन से लाल सागर तक तेल की सप्लाई होती है। हूती ने अपनी लिस्ट में जुबैल वाटर डिसैलिनेशन प्लांट को भी शामिल किया है। सऊदी की कुल जल आपूर्ति का 18% यही से आता है। इसके अलावा रास अल खैर डिसैलिनेशन प्लांट भी हूती के निशाने पर है। ये सऊदी की कुल जल आपूर्ति का 12% पानी सप्लाई करता है। यानबू डिसैलिनेशन प्लांट भी हूती की टारगेट लिस्ट में है। इस प्लांट से सऊदी की कुल मीठे पानी की जरूरत की 10% आपूर्ति होती। दरअसल ट्रंप ईरान के खिलाफ यूरोपीय देशों का गठबंधन बनाना चाहते थे, जो असफल रहा। अब वो ईरान के विरुद्ध अरब देशों का गठबंधन बना रहे हैं। इसमें इजराइल शामिल हो चुका है। सऊदी अरब भी हमले कर रहा है। कई रिपोर्ट्स इशारा करती हैं कि यूएई भी चुपके से ईरानी तटीय क्षेत्रों पर हमले कर चुका है। और ट्रंप मीडिया के सामने दावा कर रहे हैं कि ईरान की अपील के बाद ही अमेरिका ने हमले रोके। ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि ईरान समझौता करना चाहता है और ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका के पास गोला बारूद की कोई कमी नहीं। लेकिन वॉर जोन में जो हो रहा है उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि ईरान किसी भी मुद्दे पर झुकने वाला नहीं। ईरान समझौता करने की बजाय एक जबरदस्त प्रेशर प्लान पर काम कर रहा है। ईरान ने हूती को एक्टिव कर दिया है। लाल सागर में धमाके हो रहे हैं और माना जा रहा है कि हॉर्मुज के बाद ईरान बाब अल मंदेब को भी बंद कर देगा ताकि दुनिया में तेल और कारोबार के क्षेत्र में त्राहिमाम मच जाए। अमेरिका को ईरान ने फिर हॉर्मुज में बड़ा झटका दिया है। यहां फारस की खाड़ी से 3 टैंकर निकल रहे थे। तीनों को आईआरजीसी ने रोक लिया है। वजह वही ईरान का नहीं बल्कि अमेरिका के तय रूट पर चलना। ईरान ने जाहिर कर दिया है हॉर्मुज में कुछ होगा तो सिर्फ उसकी मर्जी से, कि अमेरिकी दखल को ईरान बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान के तय रूट से ही जहाजों को चलना होगा। अमेरिका हॉर्मुज में 100% सुरक्षा नहीं दे सकता। ईरान का प्लान भी एक्टिव हो चुका है। हूती के जरिए लाल सागर में हमले करवाए जा रहे हैं। सऊदी अरब को बार बार टारगेट करने की कोशिश हो रही है। इराक के प्रॉक्सी संगठन भी लगातार हमले कर रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने लाल सागर में अलर्ट जारी किया है। तेल टैंकर्स और जहाजों को सावधान रहने को कहा गया है।
ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा है कि हॉर्मुज पर नियंत्रण के बिना ईरान की जीत अधूरी होगी। ईरान के नए समुद्री नियमों के तहत अब सभी जहाजों के लिए परमिट लेना जरूरी है। ईरान के नियम तोड़ने वालों के लिए हॉर्मुज हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। तो बाब अल मंदेब के बंद होने से दुनिया में बड़ी त्रासदी हो सकती है, क्योंकि ये यूरोप से एशिया तक का समुद्री रूट है। अगर ये बंद कर दिया गया तो चीन से यूरोप तक कारोबार नहीं हो सकेगा, ना ही यूरोप से एशिया में जहाज आ सकेंगे। यही वजह है कि बाब अल मंदेब विश्व व्यापार का सबसे अहम रूट है। बाब अल मंदेब दुनिया के 12% व्यापार का रूट है, जबकि 8% ग्लोबल तेल सप्लाई का रास्ता है। अगर बाब अल मंदेब बंद कर दिया गया तो कार्गो शिप्स को अरब सागर में रास्ता बदलना पड़ेगा। फिर केप ऑफ गुड होप का रूट रहेगा। जहाजों को अफ्रीका की तरफ से लंबा रूट लेना होगा और इसमें 9 से 10 दिन या उससे भी अधिक वक्त लगेगा। बाब अल मंदेब बंद होने से 8000 किलोमीटर का रूट और बढ़ जाएगा। शिपिंग में फ्यूल अधिक लगने से महंगाई बढ़ेगी। इतना ही नहीं, अफ्रीकी देशों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। सोमालिया और इथोपिया में अकाल जैसे हालात हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में एक सूखा पड़ा, लेकिन बाब अल मंदेब बंद हुआ तो मानवीय सहायता पहुंचाने की कीमत बढ़ेगी। खेती के लिए खाद देर से मिलेगी, अनाज भी वक्त पर नहीं पहुंचेगा, जिससे लोग भूखमरी का शिकार हो जाएंगे। और कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के साथ बैक टू बैक अहम बैठकें की। ओवल ऑफिस में हुई इन दोनों बैठकों के बाद अब जंग का पूरा समीकरण बदलता दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ईरान से लेकर यूरोप तक युद्ध की नई रणनीति तैयार हो चुकी है। ट्रंप ने ईरान को अंतिम अल्टीमेटम देते हुए साफ कहा है कि उसके पुल और पावर प्लांट मिनटों में तबाह किए जा सकते हैं, मिनटों में। पिकेक्स माउंटेन जैसे परमाणु ठिकाने भी निशाने पर आ सकते हैं। ओवल ऑफिस में बने इस संभावित वॉर प्रोग्राम की पूरी इनसाइड स्टोरी आइए अब आपको दिखाता हूं इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने खुलकर कहा कि अगर तेहरान नहीं झुकता तो ईरान के सबसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। पुल, पावर प्लांट और दूसरी रणनीतिक संरचनाएं अमेरिकी निशाने पर होंगी। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के सभी बड़े पुल 1 घंटे से भी कम वक्त में तबाह किए जा सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि सिर्फ पीने के पानी वाले डिसैलिनेशन प्लांटों को छोड़ा जाएगा, बाकी सब तबाह कर दिया जाएगा। ट्रंप ने एक बैठक में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर निर्णायक दबाव की रणनीति पर बात की। दूसरी बैठक में यूक्रेन के साथ रक्षा सहयोग और नए सैन्य समीकरण पर चर्चा की। अमेरिका, इजरायल और यूक्रेन तिकड़ी ईरान को 3 तरफ से घेर रही है। देखिए कैस्पियन सागर से लेकर भूमध्य सागर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक ईरान की कैसी घेराबंदी की जा रही है। पहला मोर्चा है कैस्पियन सागर। उत्तर में रूस और ईरान का सबसे सुरक्षित व्यापारिक समुद्री मार्ग, जिस पर यूक्रेन के जरिए दबाव बढ़ाया जा रहा है ताकि ईरान की इकोनॉमिक सप्लाई लाइन को उत्तर दिशा से काट दिया जाए। दूसरा मोर्चा है भूमध्य सागर। पश्चिम में इजरायल और लेबनान के समुद्री तटों पर अमेरिकी और सहयोगी देशों के घातक वॉरशिप्स तैनात हो चुके हैं। आसमान में स्टेल्थ फाइटर जेट्स और ड्रोन्स गश्त लगा रहे हैं, जिसने पूरे पश्चिमी मोर्चे पर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। और तीसरा सबसे घातक मोर्चा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दक्षिण में दुनिया के सबसे बड़े तेल आपूर्ति मार्ग के मुहाने पर कड़ा नौसैनिक पहरा बैठा दिया गया है। यानी कैस्पियन से भूमध्य सागर और फारस की खाड़ी तक ईरान के लिए 3 तरफ से शिकंजा कस चुका है। पेंटागन और डिफेंस कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने L3 हैरिस टेक्नोलॉजीज के साथ 7 साल के समझौते पर दस्तखत किए हैं। इस समझौते का मकसद PAC-3 पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों का उत्पादन बहुत तेजी से 3 गुना तक बढ़ाना है, ताकि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के मिसाइल भंडार को तेजी से फिर भरा जा सके। जेलेंस्की ने भी पुष्टि की है कि ओवल ऑफिस में ट्रंप के साथ अमेरिका की पैट्रियट मिसाइलों की टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग और मिलकर उत्पादन करने पर चर्चा हुई है। और ओवल ऑफिस की घेराबंदी के जवाब में ईरान ने भी अपने सबसे संवेदनशील ठिकाने को बचाने के लिए चाइनीज एयर शील्ड तैयार कर ली है। पहाड़ की दुर्गम ढलानों और सुरंगों के मुहानों को ध्यान से देखिए। यहां 400 चाइनीज माइन पैड्स मिसाइलों की तैनाती हो सकती है। इनमें चीन की अति आधुनिक QW-12 और FN-16 शोल्डर लॉन्च्ड मिसाइलें शामिल हैं, जिन्हें इस पथरीले टेरेन में छिपकर दागने के लिए तैनात किया जा सकता है। ये मिसाइलें स्मार्ट गाइडेंस सिस्टम, इंफ्रारेड सेंसर और लेजर गाइडेड तकनीक से लैस है। जैसे ही कोई दुश्मन एयर स्पेस में दाखिल होगा, मिसाइल सिस्टम से निकलने वाली ये इंफ्रारेड वेव तुरंत हवा में रेड लॉक ऑन ग्रिड तैयार कर देगी। और इस रेड लॉक के रडार पर होंगे कम ऊंचाई पर उड़ने वाले कामिकाजी ड्रोन, हमले के लिए आ रहे हेलीकॉप्टर, दुश्मन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स और यहां तक कि क्रूज मिसाइलें भी।
रॉयटर्स की रिपोर्ट है कि हांगकांग की पेट्रोलिया कंपनियों के जरिए चीन और ईरान के बीच करीब $70 मिलियन का रक्षा सौदा पूरा हो चुका है। 3 सूत्रों के हवाले से इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन अगले कुछ सप्ताह में ईरान को 300 से 400 कंधे से दागी जाने वाली वायु रक्षा मिसाइल प्रणालियों की पहली खेप भेज सकता है। और अब तक यूक्रेन के मैदान में सिर्फ पुतिन की सेना गरज रही थी। तेहरान के हथियार तो थे, लेकिन ईरान जंग से दूर था। लेकिन कैस्पियन सागर में बरसे बारूद ने पूरा गेम ही चेंज कर दिया है। IRGC ने ठान ली है कि अब यूक्रेन से पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। यूक्रेन की उस एक गलती ने क्या तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर दबा दिया है? क्या कीव पर बरसने वाला है तेहरान का कहर? आइए अब इस रिपोर्ट में देखिए। एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक IRGC कीव पर हमलों की तैयारी कर रही है। यूक्रेन के हमले के जवाब में IRGC काला सागर में यूक्रेनी बंदरगाहों पर हमला करने की योजना बना रहा है। यूक्रेन के ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का विचार कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान अगले 48 घंटों में यूक्रेन के ठिकानों पर हमले कर सकता है। यूक्रेन पर हमले इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल, ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल और कैलिबर क्रूज मिसाइल से करने की तैयारी है। रूस ने यूक्रेन का एयरबेस पर 6 आधुनिक Tu-160M स्ट्रैटेजिक बॉम्बर की तैनाती की है। ओलेनिया एयरबेस पर 2 Tu-95MS बॉम्बर में KH-101 क्रूज मिसाइलें लोड कर ली हैं। रूस की स्ट्रैटेजिक एविएशन यूनिट अलर्ट पर है। यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन से होने वाले संयुक्त हमलों की पूरी तैयारी है। इन हमलों का निशाना कीव और यूक्रेन के अहम इलाके हो सकते हैं। और अमेरिका ईरान युद्ध में उलझा है। इस बीच नेटो को पुतिन के यूरोप विस्तार का डर है, लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसने पूरे यूरोप में अलर्ट सायरन बजा दिया है। नेटो के टॉप कमांडर्स ने चेतावनी दी है कि अगर रूस ने यूरोप पर हमला किया तो पुतिन की मिसाइलों से यूरोप की रक्षा करना बेहद मुश्किल होगा। खाली होते नेटो के हथियार गोदाम और आधुनिक युग में बदला जंग लड़ने का तरीका, जिसके गणित में नेटो फेल होता नजर आ रहा है। खुद नेटो कमांडर का मानना है कि हर साल 50,000 पैट्रियट मिसाइलें बनाना नामुमकिन है। न तो पश्चिमी देशों के पास इतनी मजबूत सप्लाई चेन है और न ही अरबों डॉलर के इन महंगे हथियारों का इतना प्रोडक्शन व्यावहारिक है, क्योंकि इतने ड्रोन और मिसाइलें रूस सिर्फ 1 महीने में दाग सकता है। पहला, सस्ते इंटरसेप्टर जिनका कम वक्त में बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हो। ये स्वार्म ड्रोन हमलों से निपटने के लिए होंगे। दूसरा, हाईटेक डिफेंस सिस्टम जो बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में सक्षम हो ताकि थाड और पैट्रियट पर दबाव कम हो सके। और ट्रंप ने चीन की टेक इंडस्ट्री पर सबसे बड़ा सर्जिकल बैन लगा दिया है। नेशनल सिक्योरिटी और हैकिंग का हवाला देते हुए चीन के ह्यूमनॉइड रोबोट्स, रोबोटिक डॉग्स और सोलर इन्वर्टर्स के आयात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। ट्रंप का मानना है कि ये हाईटेक रोबोट्स नहीं बल्कि अमेरिका में घूमते डिजिटल जासूस हैं। ट्रंप प्रशासन के नए आदेश के तहत अमेरिका की फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन यानी FCC ने चीन में बने एडवांस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट्स, 4 पैरों वाले रोबोटिक डॉग्स और सोलर पावर्ड इन्वर्टर्स के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। व्हाइट हाउस का मानना है कि ये हाईटेक मशीनें सिर्फ रोबोट नहीं बल्कि संभावित डिजिटल जासूस भी बन सकती हैं। अमेरिका को आशंका है कि इंटरनेट से जुड़े ये उपकरण राष्ट्रीय सुरक्षा, पावर ग्रिड और AI सप्लाई चेन के लिए साइबर खतरा पैदा कर सकते हैं। अमेरिका का कहना है कि ऐसे इंटरनेट से जुड़े रोबोट्स और पावर इन्वर्टर्स में लगे सेंसर, कैमरे और कनेक्टेड चिप्स साइबर सुरक्षा के लिहाज से जोखिम पैदा कर सकते हैं। संकट की स्थिति में इनका इस्तेमाल संवेदनशील डेटा तक पहुंच बनाने या महत्वपूर्ण नेटवर्क को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है। ट्रंप के इस फैसले का मकसद 2 मोर्चों पर एक साथ बढ़त हासिल करना है। पहला, AI और रोबोटिक्स सेक्टर में तेजी से बढ़ते चीनी प्रभाव पर लगाम लगाना। दूसरा, अमेरिका के भीतर ही स्वदेशी AI, रोबोटिक्स और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना।